Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. In the last class we have discussed about what is differential equation and what is the order and degree of the differential equation. Thereafter we have read about how to form a differential equation from a given family of curve. And lastly, we have discussed that what is the solution of the differential equation and how many types of solution of differential equation. These are the topics which we have already covered in the last lecture in the topics differential equations. Clear? Now we continue this topic and start the second lecture of the differential equation. You can see on the board, hello guys, you can see on the board, the topic is the differential equation of first order and first degree. In lots of examples you have seen that a differential equation there is a order 2, a differential equation there will be a equation 3, but in our syllabus only we have to read about a differential equation of order first and degree first, and what is the order and what is the degree you already know it. Clear? चलिए, तो यहाँ मैं कुछ लिख रखा हूँ, उसको मैं पढ़ता हूँ. करा इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओनली. मतलब हम लोग इस सेक्शन में सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, वो भी कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है हम लोग को, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का. ठीक है. एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज ऑफ द फॉर्म. एक फॉर्म, एक चेहरा आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का. वो होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. मतलब एक तरफ एक्स वाई का फंक्शन है, एक तरफ dy बाई डी एक्स है. तो आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स मतलब ऑर्डर 1 और उस पर जो पावर है वो भी आपका 1 है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म हो गया जो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है. मैंने कुछ नोट लिख रखा है, उसको भी आप देख लें. नोट क्या है? ऑल द डिफरेंशियल इक्वेशन इवन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री कांट बी सॉल्व. मतलब कोई जरूरी नहीं है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो वो सॉल्व हो ही जाएगा आपका. ठीक है. तो उसमें आगे लिखा हुआ है हाउएवर इफ दे बिलोंग्स टू एनी वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लाई करे. ठीक है. स्टैंडर्ड फॉर्म व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस, जो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में. ठीक है. इन द सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स, जो जस्ट इसके बाद जो आर्टिकल्स आने वाला उसमें जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन उन सब कैटेगरी में लाई करे तब जाके उस सिचुएशन में हम लोग उस डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो कि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो ये एक कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ था जिसको मैंने आपको बता दिया. एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है. जिसका जनरल फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. इसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो आप इजी वे में बना ही लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे होते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, अगर उन सब में से किसी एक में वो लाई करे तो उस केस में हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं. ओके. हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि मैंने यहां कुछ लिख रखा है. अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि टोटल जो है कुछ आर्टिकल्स होंगे, सब्सिक्वेंट आर्टिकल्स, अगर उसमें वो डिफरेंशियल इक्वेशन लाई करता है. ठीक है. तो हम लोग उस केस में जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो वो टाइप क्या क्या है वो आप देख सकते हैं. पहला जो होता है वो है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. पहला जो है जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. दूसरा जो है वो है आपका रिड्यूसिबल टू द सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म. ठीक है. नाम से ही स्पष्ट है. वेरिएबल सेपरेबल अगर है तो इसका मतलब वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं. दूसरा है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो उस केस में कुछ सुटेबल सब्स्टिट्यूशंस का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे ताकि वो वेरिएबल को क्या करें, सेपरेट कर दें. ठीक है. नेक्स्ट आता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन.
अगला आता है चौथा नंबर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब कैटेगरी है जिस पे डिफरेंशियल इक्वेशन लाई करता है। अगर इस कैटेगरी में लाई करे तो उसका बनाने का तरीका होता है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। चलिए नेक्स्ट आइए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सबसे लास्ट में आता है बर्नौलीज इक्वेशन। एक्चुअली यही है आपका reducible to the linear differential equation। मतलब ये हुआ कि ये 7 कैटेगरी में आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मैं एक एरो का साइन लगा रहा हूं, ठीक है। इस एरो का साइन का मतलब क्या है मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये एरो का साइन का मतलब क्या है ये भी मैं बताने जा रहा हूं। इस एरो का साइन का मतलब ये है कि जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया हुआ रहे तो ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि क्या वो वेरिएबल सेपरेबल है। अगर वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तब जाके हम लोग देखते हैं कि क्या वो रिड्यूस कर सकते हैं उसको सेपरेबल वेरिएबल टाइप में। अगर उसमें भी नहीं है तब जाके हम होमोजेनियस सोचते हैं कि क्या वो होमोजेनियस भी है क्या। अगर होमोजेनियस नहीं है तो फिर हम लोग सोचते हैं नॉन होमोजेनियस है क्या। अगर नॉन होमोजेनियस भी नहीं है तब हम लोग जाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर वो एग्जैक्ट में भी नहीं लाई करे तब हम लोग जाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और अगर लीनियर में भी नहीं लाई करे तब हम लोग जाते हैं बर्नौलीज इक्वेशन में। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी सवाल आपको दिया हुआ है, इफ ए प्रॉब्लम इज गिवन टू सॉल्व ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू hit या realize that is the differential equation is of variable separable form. If not, then go to the second. If not, then go to the third and so on. This is the process. This is the way to recognize the differential equation. The given differential equation belongs to which type. तो जिस टाइप का रहेगा उस टाइप को बनाने का मेरे पास रूल है, रूल रेगुलेशन है, उसको मैं आपको एक एक करके डील करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा वो अगर इन 7 टाइप में से किसी में भी आता है तो समझ जाना कि वो क्वेश्चन जो है सॉल्वेबल है, मतलब उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए, फिर मैं एक एक करके सारा टाइप आपके सामने रखूंगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, अब जो पहला पॉइंट है मैं उस पर आता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? करा इक्वेशन इन विच द वेरिएबल्स आर सेपरेबल। मतलब फर्स्ट पॉइंट है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये क्या होता है ये देखो यहाँ पे। करा ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में ही तो फॉर्म था। dy by dx is equal to fxy are said to be variable separable form if it reduced to the form। अगर ये इस तरह के फॉर्म में आ जाए, देख रहे हो इस तरह का फॉर्म क्या है, मतलब x वाला टर्म dx के साथ और y वाला टर्म dy के साथ आ जाए, मतलब वेरिएबल जो है आपका सेपरेट हो गया। x वाला टर्म dx के साथ चल गया और y वाला टर्म dy के साथ चल गया, तो इसको बोलते हैं वेरिएबल जो है आपका सेपरेट हो गया। तो अगर इसको ये जो dy by dx is equal to fxy है, इसको आप इस फॉर्म में अगर चेंज कर देते हैं तो ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है यही कहलाता है आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसको जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आपको दिखाई पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ hy विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कांस्टेंट टर्म c। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रल एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन? dy by dx इज इक्वल टू fxy। ये ऐसा कब करोगे? जब वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में रहे। तो ये मेरा पहला मेथड है, ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सवाल को डील कैसे करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं। क्लियर? हेलो फ्रेंड्स, आप एक क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ सॉल्व दिस। आपको कभी नहीं कहेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपको पहचानना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, आपको सीधा सीधी बोलेगा कि सॉल्व दिस। तो आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है sec स्क्वायर x इंटू 10y dx प्लस sec स्क्वायर y 10x dy। करते क्या है, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और क्योंकि देखो dx dy है मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको लिखना है। फिर एक बार क्वेश्चन लिखिए,
सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू, एक टर्म को आप उस पार लेके चलिए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। हमको देखने से ही लग रहा है कि डी वाई को इधर रखना है, मतलब एक्स वाले टर्म को इधर भेज देंगे और वाई वाले टर्म को उधर भेज देंगे, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन टेन एक्स। ये जो राइट हैंड साइड में टेन एक्स था उसको मैं कहाँ लेके आ गया, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टेन वाई है इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके चल जाऊंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेन। अब जरा सा गौर से देख सकते हैं, आप देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेट हो गया, मतलब x वाला dx की तरफ और y वाला dy की तरफ। अगली बार जो है आप इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई। या और हमको पता है कि ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो सीधे ln हो जाएगा। तो देयरफॉर ln mod टेन एक्स, यहाँ हो जाएगा टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ln mod, ये हो जाएगा टेन वाई। एक बात आपको यहाँ पे एक चीज बता दें कि जब सारा टर्म ln में आ जाए तो कांस्टेंट टर्म को भी हम लोग ln में ही लिखते हैं, इसीलिए यहाँ जो है ln mod से कांस्टेंट को भी ln में ही लिखते हैं। ये वाला टर्म आप उठा के इधर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ln mod टेन एक्स प्लस ln mod टेन वाई इज इक्वल टू ln mod c, ये यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा ln mod टेन एक्स इंटू टेन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू ln mod c। लॉग का प्रॉपर्टी, और लॉग से हटा दीजिए, मतलब लॉग दोनों तरफ से हटा दो तो सीधे हो जाएगा टेन एक्स इंटू टेन वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस कोई एक नया कॉन्स्टेंट सिग्नल दे दीजिए। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज जनरल सॉल्यूशन, यही है आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो कितना आसान है कि ये क्या है कि जो भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको मैंने देखा कि ये वेरिएबल सेपरेट हो रहा है इसका, तो क्योंकि ये पहला टाइप है और उसी टाइप में हम लोग क्वेश्चन भी आपको बना रहे हैं, तो ऐसा आपको मिल ही जाएगा कि वेरिएबल आपका सेपरेट हो जाएगा। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा तो वेरिएबल को सेपरेट कर दिए, बाकी इंटीग्रेट कर दीजिए, उसके बाद तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज होता है। बेसिकली इंटीग्रेशन तो आपको बहुत अच्छा होना ही होना चाहिए, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज हुआ है, बाकी कैलकुलेट कर लीजिए आंसर। सो बहुत ही है, एक नज़र आप देख सकते हैं इसको। ये लास्ट में देखो, लास्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अगला सवाल देख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, e टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e टू द पावर x। डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये ना लिखते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ई टू द पावर x इंटू ई टू द पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। यहाँ से ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, बचा कितना, ई टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर, छोटी ब्रैकेट ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, ये वाई वाला टर्म इधर दे दीजिए, हो जाएगा वन बाई ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई, और ये डी एक्स वाला टर्म राइट हैंड साइड में, तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स, ये ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली ई टू द पावर वाई, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट टर्म सी। ये जो आपको दिख रहा है
दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। सो कितना आसान है, मतलब बेसिकली क्या है, आपको वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म है तो वेरिएबल को सेपरेट कर देना है, और जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गया तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो आपको क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से और भी कोई क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, आपके सामने मैंने बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, फिर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल है। सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, चलिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ये इधर लिखेंगे तो माइनस एक्स वाई डी बाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं आराम से। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये आराम से फैक्टराइज हो रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी बाई बाई डी एक्स। क्लियर, इसको अलग रखो, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस एक्स वाई डी बाई बाई डी एक्स। सेपरेट करते ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और यहाँ हो गया डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, और माइनस हो जाएगा प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू, मतलब अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो मेरे पास ये आ जाता है। क्लियर, इस पोर्शन का तो आप बना सकते हैं इंटीग्रेशन। आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, और ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 0। अगर हम 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ 2y dy होता है। एक काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, x की जगह में अगर हम यहाँ पर x की जगह में टेन थीटा मान लें तो बन जाएगा सवाल। ठीक है, एक काम करते हैं, लेट इसके लिए x की जगह में टेन थीटा मान लेते हैं और ये तो आपका बन जाएगा। तो जैसे ही टेन थीटा मानेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक थीटा इंटू और ये dx की जगह में हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और इन प्लेस ऑफ x यू कैन राइट tan थीटा। क्लियर, इतना आ गया आपका। या फिर इसको हम सॉरी हेलो फ्रेंड्स, जब मैं इस क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि देखिए इस पार्ट का तो इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, लेकिन इस पार्ट के लिए क्या करेंगे, इसको स्लाइसिंग कर देते हैं तो इसका इसी के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म है ये नीचे आ गया आपका। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये नीचे आ गया और ये अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, इसके साथ अलग होगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसके साथ अलग होगा तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, मतलब जो ये वाला टर्म था सेम टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर आया है तो इसका भी इंटीग्रेशन कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। बाकी जो ये वाला प्रॉब्लम दिख रहा है इसको आपको अलग से डील करना है, जिसको मैंने आई नॉट मान लिया और आई नॉट आपका यहाँ बना, ये मैं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का लीनियर क्वाड्रेटिक हो तो ये जो x है इसके जगह में हम लोग 1/t मान लेते हैं और जब इसको पूरे को कैलकुलेट किए तो फाइनली जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो हो जाता है माइनस ln मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई x मॉड प्लस कांस्टेंट टर्म्स। अब ये आई नॉट जो है इसके बदले में यहाँ पर इसका वैल्यू रखेंगे क्योंकि वो इंटीग्रेशन करना था इसका, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल पार्ट ये है। तो अल्टीमेटली जो आंसर है वो आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये जो पार्ट है यही आपका क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल है, कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन है किसका, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।
इक्वेशन। अगर आपको नीचे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, उसको मैंने आई नॉट मान लिया था और फिर आई नॉट को यहाँ है जो राइट हैंड साइड में डील किया हूँ और आई नॉट का वैल्यू फिर लास्ट में वहाँ पे रख दिए और अल्टीमेटली जो भी सॉल्यूशन आया वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मेथड रहा। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करना है। चलो लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसको उतार y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम लिख सकते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। वाई वाला टर्म इधर लिखेंगे तो अल्टीमेटली हो जाएगा y माइनस ए वाई का स्क्वायर और ये डी वाई डी एक्स वाला टर्म इधर लिखेंगे तो हो जाएगा x प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, जैसे ही y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस ए वाई और यहाँ से हो जाएगा x प्लस ए और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आप देख सकते हो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा जी में, ये हो जाएगा तुम्हारा डी एक्स अपॉन एक्स अपॉन ए एक्स प्लस ए और यहाँ से डी वाई अपॉन ए इंटू 1 माइनस ए वाई। ठीक है, ये जो है सर यहाँ से y कॉमन होगा ना, y कॉमन। अब यहाँ पे देखिए लीनियर मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा और यहाँ तो आप आराम से कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई और ये हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा a और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस ए वाई। देखो तो जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए वाई या प्लस ए वाई खत्म, ऊपर में हो गया 1 और नीचे में आएगा। ये आपका वेरिएबल पार्शियल फ्रैक्शन कर दिया, मतलब हीटेड ट्रायल से भी आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया डी एक्स प्लस ए और दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा ln mod x प्लस ए और यहाँ हो जाएगा ln mod y और ए कांस्टेंट, यहाँ हो जाएगा ln mod 1 माइनस ए वाई और लीनियर टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है, तो माइनस से डिवाइड तो अल्टीमेटली जो है कितना हो जाएगा और कुछ प्लस LLC एक कांस्टेंट है क्योंकि सारा टर्म ln में है तो वो भी आंसर है। तो अल्टीमेटली इसको हम लिख सकते हैं ln x प्लस ए। ठीक है, और ये माइनस से प्रोडक्ट में आ जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस ए वाई और ये डिवीजन में हो जाएगा y। ठीक है, इज इक्वल टू ln mod c। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो आंसर हो जाएगा x प्लस ए इंटू 1 माइनस ए वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू नया कांस्टेंट सी नॉट। ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका दिस इज कंप्लीट इंटीग्रल। तो कितना आसान है, मतलब सीधा सीधी है कि इसको वेरिएबल को सेपरेट कर लो और इंटीग्रेट कर दीजिए, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, सबसे लास्ट स्टेप में हम लोग ने लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज कर दिया, देख सकते हैं। तो जो माइनस में वो मतलब डिवीजन में आ जाएगा और जो प्लस में है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। बाकी उसके बाद दोनों तरफ लॉग लगा हुआ था, मैंने लॉग को क्या किया, दोनों तरफ से हटा दिया, तो एक नया कांस्टेंट सी नॉट लगा दिया क्योंकि मोड में लिखा हुआ था। क्लियर, ये काम हम कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, दिया हुआ सॉल्व करना है, SOLV सॉल्व। क्या सॉल्व करना है, तो e टू दी पावर dy by dx इज इक्वल टू x प्लस y। लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, गिवन दैट व्हेन x बराबर 0 y बराबर 3। सीधा सीधी बात है कि जब भी इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है, मतलब आपसे कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि सॉल्यूशन जो है 3 तरह का होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो फिलहाल कोई डाटा अगर प्रोवाइड किया हुआ है तो समझ जाइएगा कि ये आपसे क्या पूछ रहा है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है। देयरफॉर यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया हुआ है, e टू द पावर dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वन, ये सॉरी x प्लस वन, ये आपका जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, इसको आप लॉगरिथम फॉर्मेट में चेंज कर दो, तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा log बेस में ही x प्लस वन। ये तो देखने से लग रहा है वेरिएबल सेपरेट हो गया, तो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू ln log बेस ही को ln लिख सकते हैं x प्लस वन, और ये हो गया dx, और दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो इधर इंटीग्रेट करेंगे तो y हो जाएगा, बस इधर इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला लगाना है, तो हम लोग लिख सकते हैं ln x प्लस वन dx प्लस वन। अब हम log x वाला फार्मूला लगाएंगे, log x का फार्मूला क्या था, x log x, तो x की जगह में x प्लस वन ln x प्लस वन माइनस x प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म्स x log x माइनस x। फार्मूला तभी लगा सकते हैं जब आपका पूरा का पूरा मैचअप कर, देखो यहाँ पे ln x प्लस वन है तो यहाँ भी x प्लस वन रखेगा तभी हम फार्मूला लगेगा, अदरवाइज फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। चलिए तो ये आपका किसका वैल्यू आया, y का वैल्यू, क्योंकि हमसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है तो ये उसके करस्पॉन्डिंग पार्टिकुलर c का वैल्यू पता होना चाहिए, तो पुट करेंगे x बराबर 0 और y बराबर 3, ठीक है, इसको मान लो 1 नंबर, क्या करेंगे यहाँ पे पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 3 इन कहाँ 1 नंबर, तो y के जगह में 3, x के जगह में 0, तो ये हो गया 1, और ये ln 1 तो हो जाएगा 0, माइनस यहाँ रखेंगे 0 हो जाएगा माइनस 1 प्लस c, तो अल्टीमेटली जो c का वैल्यू आया वो तुम्हारा कितना हो जाएगा, वो तुम्हारा हो जाएगा 4, ठीक है। अब जो c का वैल्यू आया वो c का वैल्यू आप क्या करेंगे, वो c का वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे, देयरफॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस वन ln x प्लस वन माइनस c की जगह 4 रखेंगे तो माइनस x और प्लस 3, यही है आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। मतलब अगर डाटा कुछ ना कुछ प्रोवाइड किया हुआ हो तो समझ जाइए कि उस केस में आपसे जनरल सॉल्यूशन नहीं बल्कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का डिमांड है। क्लियर, आपको दिख रहा होगा, ये नीचे देख सकते हैं आप, ये मैंने c का वैल्यू जो है लास्ट में पुट कर दिया, ठीक है, तो c का वैल्यू पुट कर दिया, तो जो भी आप जो सॉल्यूशन आएगा तो दैट वाज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में क्या बोल रहे थे कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या करते हैं हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट के प्लेस में कोई पार्टिकुलर डाटा पुट कर देता है। तो फिलहाल उस पार्टिकुलर c के प्लेस में मेरे पास क्या पुट करना था, c बराबर 4, जो कि कहाँ से आया, x बराबर 0 और y बराबर 3 को डालने पर आया, तो जैसे ही c का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे एक नंबर में, तो जो उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगा दैट इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर, तो ये है मेरा कुछ क्वेश्चंस था जिसके हेल्प से मैंने आपको ये बताने का कोशिश किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं जब वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में हो। तो मेरा ये एक टाइप खत्म हो गया। अब जो अगला लेक्चर लेकर आएंगे वो होगा रिड्यूसिबल टू द वेरिएबल सेपरेबल टाइप। मतलब अगर वेरिएबल सेपरेबल नहीं है तो कोशिश करेंगे उसको रिड्यूस करने का, उसको कुछ क्या करते हैं कोई ना कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशंस करने का, जिसके हेल्प से क्या करेगा वो जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग वेरिएबल फॉर्म में ले आएंगे और फिर जाके यही वाला इसी तरह का प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत मज़ा आया होगा देख करके और आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। और आपको बता दें डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते ही जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग आप देख सकते हो। इसमें बेसिकली क्या है कि जो मेथड है वो तो है ही, बेसिकली इंटीग्रेशन का काम करना है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छा होगा तो सॉल्यूशंस आपका आ ही जाएगा, बट बशर्ते कि आपको वो टाइप पता होना चाहिए जिस टाइप पे आप काम कर रहे हैं। So thank you so much for listening me very carefully this lecture. I hope this lecture will be very fruitful to you. Thank you so much.